चलो शुरू करते हैं। बस एक बार बता देना, ऑडियो ठीक है, आवाज आ रही है? जल्दी बोलो। आ रही है सर। ठीक है। अब देखिए, ये हेडलाइंस में ही दिया हुआ है, फर्स्ट पेज में क्या लिखा है, व्हाइट पेपर ऑन इकोनॉमी दिस सेशन। तो लोकसभा के सेशन में क्या हुआ, एक व्हाइट पेपर रखा गया है। कहाँ पे? तो किस सब्जेक्ट पे? इकोनॉमी पे। तो क्या है कि हमें ये समझना है कि व्हाइट पेपर होता क्या है, समझते हैं इसको। तो ए व्हाइट पेपर इज एन authoritative report or guide that informs readers about a complex issue and presents the issuing body's philosophy on the matter। क्या हुआ कि व्हाइट पेपर क्या है, एक तरह का रिपोर्ट है, एक तरह का गाइड है, ठीक ना, जो पढ़ने वाले को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है किसी कॉम्प्लेक्स इशू पे, ठीक ना। उसके बाद सर बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। अच्छा, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, पीछे से वहाँ रोड, मतलब रोड बन रहा है, घर टूट रहे हैं बगल में, तो उसी की आवाज है। तो कहने का मतलब कि जो डिपार्टमेंट व्हाइट पेपर जारी करेगा, ठीक ना, तो उसमें क्या क्या इशू है, क्या क्या उसमें रिपोर्ट आया है, क्या उस पर गाइडलाइंस है, इस चीज को दिखाया जाता है व्हाइट पेपर पे। तो अभी क्या है कि व्हाइट पेपर में ये दिखाया जाएगा कि 2014 तक हम लोग कहाँ थे, अभी कहाँ हैं, आगे कैसे काम होगा। ये सारी चीजें किस पे दिखाता है? व्हाइट पेपर पे। तो मतलब कि 2014 से अभी तक कहाँ है, इसमें क्या मिस मैनेजमेंट हुआ है, तो ये इश्यूज है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इशू पता चलेगा तभी तो आप सॉल्व करोगे। तो ये चीजें जो है व्हाइट पेपर पे दिखाया जाता है, मतलब एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसी को व्हाइट पेपर बोला जाता है। ये व्हाइट पेपर ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ओरिजिनेट हुई थी। और इसे जो है बोला जाता है, ये फेमस है कि चर्चिल व्हाइट पेपर ऑफ 1922। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब व्हाइट पेपर जारी किया था, इंडिया के लिए नहीं, पैलेस्टीन के लिए। समझ गया व्हाइट पेपर क्या होता है? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, जो एडिटोरियल है ना, तो कुछ कुछ मैं एडिटोरियल्स को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसमें से कुछ ना कुछ, मतलब जो हमारे जरूरत का है वो मैं उठा लेता हूँ। तो एडिटोरियल जो है आपको जैसे प्रीलिम्स दे दिए, उसके बाद ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। तो अभी हम लोग क्या है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें देख रहे हैं, लेकिन कुछ वैसा इम्पोर्टेंस रहा तो आई विल कवर। जैसे ये देखिए, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन को लेके है, जीएस पेपर 4 में आता है। इस एडिटोरियल को देखते हैं। इन द पास्ट डिकेड इंप्रूविंग सैनिटेशन कवरेज हैज बीन वन ऑफ द की पब्लिक पॉलिसी मिरेकल्स इन इंडिया। तो क्या हुआ है कि पब्लिक, ये जो है पब्लिक हेल्थ के बारे में थोड़ी सी बात कही गई है। ओडीएफ का नाम सुने आप लोग? ओडीएफ 2019, जैसे हर घर में टॉयलेट के लिए एक मिशन चला था 2019 में, उसी के बारे में कुछ कुछ बातें कही गई। देखते हैं। कहता है एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन इज गोल 6 इन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो एसएसडी जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा, एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17। 17 में जो है ये 6वां नंबर जो है क्या है? एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब हर किसी को वाटर मिले और स्वच्छ मिले। तो ये गोल 6 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है किसके द्वारा जारी किया गया? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कहता पब्लिक सैनिटेशन प्रोग्राम्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री इन द कंट्री beginning with the launch of highly subsidized Central Rural Sanitation Program CRSP in 1986। तो पब्लिक सैनिटेशन जो है, सैनिटेशन प्रोग्राम, ये इंडिया में कब मतलब स्टार्ट हुआ था? तो 1986 में। किसके थ्रू? तो CRSP के थ्रू। कहता द पब्लिक सैनिटेशन प्रोग्राम evolved as a mission in 2014
अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब देखो यहाँ पे याद रखिए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके तहत क्या हुआ था, पब्लिक सैनिटेशन प्रोग्राम को लाया गया था। कब लाया गया था? 2014 में। ठीक है, इसी का जो है फेज 2 आया। पहले था ये स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, फिर उसके बाद क्या आया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या किया गया था, टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री बाय अक्टूबर 2019। डिफिकेशन मतलब समझते हैं, जो वेस्टेज होता है बॉडी का, ठीक ना, सुबह सुबह जो सब लोग जाते हैं, तो उस चीज का क्या करना है, डिफिकेशन फ्री करना, मतलब जहां तहां लेटरिंग नहीं करना है, टॉयलेट रूम बनाना है वहां, जिसके मतलब ये सारी व्यवस्था। तो इंडिया में जो है ओडीएफ घोषित किया गया था अक्टूबर 2019 में। अगर आप लोग को याद होगा तो ये पूरे जोर शोर से चला था, ठीक ना, ओडीएफ के नाम से बहुत फेमस है। तो ये जो है इसी का पार्ट है, किसका, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का, इसी के तहत इस चीज को किया गया था। अगर कुछ डेटा की बात करें तो देखिए, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके अनुसार जो है सैनिटेशन कवरेज इन द कंट्री इम्प्रूव फ्रॉम 39% इन 2014। तो 2014 में कितना था, 39%। ठीक है, और 2019 में कितना हो गया जी, 100%। ठीक है, अब कहता है encouraged by the achievements under the SBM, the government launched phase 2 of the SBM। वही मैंने जो बोला, स्वच्छ भारत मिशन, और स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज 2 है वो क्या है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। फिर कहता द फोकस हेयर वाज ऑन द सस्टेनेबिलिटी of initial achievements by promoting solid and liquid waste management and covering those households left out earlier। तो करा है क्या, तो फेज 2 में क्या किया गया, तो फेज 2 में जो सॉलिड लिक्विड और वेस्ट मैनेजमेंट जो है, तो जो घर छूट गए पहले उसको इसमें कवर कर लिया जाएगा, किसमें, फेज 2 में। और गवर्नमेंट का एम क्या है, तो ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम ओडीएफ टू ओडीएफ प्लस बाय 2024 टू 2025, सॉरी 2024 टू 25। तो 2024 से 2025 के बीच जो है ओडीएफ से क्या करना है, ओडीएफ प्लस करना है, सरकार का एम है। और कहता है कि अभी जो है 85% जो है भारत के विलेजेस में क्या है, ओडीएफ प्लस है, 50% बचा हुआ वो भी कवर हो ही जाएगा एक साल में। अच्छा, जो भी न्यूज देखते हैं हमारा, ये न्यूज एनालिसिस, ये आपका तब 100% होगा और जब हमारा डेली टेस्ट करंट अफेयर जो है वो ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो इसमें रह जाती है वो आप टेस्ट के माध्यम से मिल जाता है, तो टेस्ट जरूर दीजिए। चलिए, ये देखिए एक न्यूज है, क्वाड को लेके बात करिए। क्वाड, सॉरी क्या बोला, तो क्वाड समिट जो है 2024 का कब होने वाला है, तो नवंबर में जो है यूएस में इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद जो है क्या होगी, क्वाड समिट होगी। तो हमें समझना है कि क्वाड है क्या। तो देखिए फुल फॉर्म क्या है, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, या इसको फेमसली क्या बोलते हैं, क्वाड इज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम कंप्राइजिंग 4 नेशंस। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 कंट्री हैं, कौन कौन है जी, यूएस, इंडिया, और कौन है, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये 4 कंट्री है, नाम याद रखिएगा। क्वाड जो है कब बना था, तो बना था ये 2007 में, किसके द्वारा बना था, जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, शिंजो आबे, इन्होंने क्या था, इसमें बहुत सारे और भी सपोर्ट किए थे, जैसे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे तभी, मनमोहन सिंह, ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे जॉन हॉवर्ड, ठीक ना, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे डिक, लेकिन जो मेनली था किनका रोल था, शिंजो आबे का। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है क्वाड का, टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, मतलब इंडो, ये जो है ये आपका इंडो ओशियन जो है, इंडिया वाला रीजन, उधर से इंडोनेशिया पैसिफिक ओशियन है,
उस वाले रीजन में जो है वहां पे क्या करना, प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी, वहां पे अच्छी सिक्योरिटी करना, वहां पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना एक दूसरे के बीच, टू कीप द स्ट्रेटेजिक सी रूट्स इन द इंडो पैसिफिक फ्री ऑफ एनी मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसको क्या करेंगे, मिलिट्री, कोई भी मिलिट्री या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री करेंगे उस एरिया को, मतलब वो रीजन को क्या करेगा, सिक्योर करने की कोशिश किया जा रहा है क्वाड के थ्रू, एंड टू सिक्योर रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ए लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम। तो ट्रेडिंग सिस्टम में भी वहाँ कोई प्रॉब्लम, मान चलिए किसी का शिप आ रहा तो वो अच्छा से वहाँ पे सुरक्षित होके जाए, उसके बाद सभी को वहाँ पे नेविगेशन का मतलब उपलब्धता हो, मतलब हर कोई जो चाहे वहाँ पे उस एरिया में जा सकता है। अब ये नहीं कि आतंकवादी जिस कंट्री के साथ वहाँ पे टाई अप। the quad leaders exchange views on contemporary global issues। अब देखिए क्वाड लीडर्स क्या करते हैं, चारों कंट्री अपने में मिलकर जो भी कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इशूज है, जो जो इशू चल रही है, जैसे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे कोई बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, मेरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो, मतलब समुद्री सुरक्षा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो, या डिजास्टर रिलीफ, क्लाइमेट चेंज की बात हो, पेंडेमिक एंड एजुकेशन, ये सब क्या है, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इशूज है। तो इनसे रिलेटेड जो है ये लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। अच्छा, ये तो हुआ जो रिटेन। मेन पर्पस क्या है क्वाड का, तो मेन पर्पस है जो चाइना क्या कर रहा है, चाइना तेजी से ग्रो कर रहा है उस रीजन में, अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, उसके डोमिनेंस को रिड्यूस करने के लिए ही क्या बना है क्वाड। बताइए तो कौन कौन से कंट्री हैं इसमें, एक मैं बता देता हूँ, यूएस, उसके बाद यूएस, इंडिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और जापान। और जापान। ठीक है, याद रखिए। चलिए अब देखते हैं कि रोजगार मेला क्या होता है, ठीक है ना, तो समझते हैं। और रोजगार मेला जो है 12 फरवरी से पहले आ जाएगा, ठीक है, तो समझते हैं। तो रोजगार मेला इज ए हिंदी टर्म, एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट फ्री, सॉरी एम्प्लॉयमेंट फेयर, मतलब रोजगार मेला वही हुआ। कहता इट इज एन इवेंट वेयर जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स कम टुगेदर। देखिए क्या कहता है, जो जॉब देने वाला है और जो जॉब लेने वाला है दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है, इसी के पर्पज से दोनों आते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, सभी जो जॉब लेना चाहता है वो अप्लाई करेगा, अपना इंटरव्यू देगा जॉब के लिए अलग अलग सेक्टर में, यही होता है रोजगार मेला। उसके बाद कहता है द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC and the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ऑर्गेनाइज रोजगार मेला अक्रॉस इंडिया। तो पूरे इंडिया में ये जो रोजगार मेला है कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, तो NSDC और MSDE, यही दोनों कंबाइंड होकर पूरे इंडिया में क्या करता है, रोजगार मेला को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और भी इसमें सपोर्ट होते हैं जैसे स्किल काउंसिल, सेक्टर स्किल काउंसिल, मतलब कि अलग अलग के सेक्टर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के वहाँ पे काउंसलर्स, और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, ये उनको सपोर्ट करते हैं इन दोनों को। उसके बाद रोजगार मेलाज आर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी टू फास्ट ट्रैक द मीटिंग्स ऑफ जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो रोजगार मेला क्या है, तो ये एक एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो जॉब लेना चाहता है उनको जॉब मिले, और जो जॉब देना चाहता है उनको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। अब ये देखिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ग्रामी अवार्ड्स होता है, ये क्या है, ग्लोबल म्यूजिकल अवार्ड्स, वर्ल्ड लेवल पे जो है म्यूजिक क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। तो इंडिया की तरफ से जो है कितने लोग जीते हैं, 5 इंडियंस, ठीक है। तो देखते हैं, Indians won big at the 2024 Grammy Awards with 5 Indian musicians including तबला मास्ट्रो जाकिर हुसैन। अब देखिए किसको किसको मिला है 5 इंडियन, तो तबला मास्टर जो है जाकिर हुसैन जी को, इनको अवार्ड मिला है। उसका फ्लॉटिस्ट राकेश चौरसिया, मतलब जो बांसुरी बजाते हैं उनको मिला है, ठीक ना। अच्छा, तो ये जो है तबला मास्टर जाकिर हुसैन और ये बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, इनको क्या मिला है, तो ये ट्रॉफी उठाए हैं, मतलब ट्रॉफी मिला है इनको
इस सेरेमनी में, ग्रामी सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहाँ है? अमेरिका में है। अच्छा, और सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिला है किनको मिला है, मतलब बड़ा अवार्ड, वो मिला है हुसैन साहब को। इसको 3 ग्रामी अवार्ड मिला है। राकेश चौरसिया को कितना मिला? 2। शंकर महादेवन, उसके बाद वायलिनिस्ट, वायलिन बजाते हैं ये, राजगोपाल, ठीक ना। और ये है देखिए परकशनिस्ट। परकशनिस्ट मतलब होता है जो ताल मिलाता है गाने के साथ, तो वो है सेल्वा गणेश विनायकरम। तो इन सब को, ये सब क्या किए, एक ग्रुप बनाए, ठीक ना, उसको बोला गया शक्ति ग्रुप। तो ये लोग जो है एक एक अवार्ड मिला है इनको, समझ गया, ये याद रखना। उसके बाद शक्ति, शक्ति क्लिंच्ड द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम ऑनर फॉर देयर एल्बम दिस मोमेंट। अच्छा, शक्ति को जो है बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला है, उसके एल्बम का नाम है दिस मोमेंट। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा। अब ये देखिए फिगर जो है ये इन्हीं का है, ये यहाँ भी लगाया हुआ। तो क्या बोल रहे हैं? शक्ति कौन है? ये बैंड है, बैंड, म्यूजिकल बैंड, ग्रुप है, ढेर सारे लोग उसमें। नहीं समझे? जैसे एक म्यूजिकल ग्रुप होता है ना, वही है, ठीक है। अब ये सब क्या है कि आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये देखिए स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है एकदम तेज, लेकिन ये स्विफ्ट तेज वाला नहीं, इनका नाम है, इनका पूरा नाम है टेलर स्विफ्ट। ये एक अमेरिकन सिंगर है। तो इसको जो है ग्रामी अवार्ड्स मिला है सबसे ज्यादा इसको। तो इनको जो है 4 अवार्ड मिला है, मतलब 4 कैटेगरी में अवार्ड मिला है, ठीक है ना, इनके एल्बम को। इनका एल्बम जो है, इनका नाम है मिडनाइट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे एक न्यूज देखिए, क्या ये देख रहे हैं, कैबेज दिख रहा है, लग रहा है कैबेज है। अब देखिए कहानी समझा यस देते सर। हैं। तो कैबेज में क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। तो कैबेज में जो म्यूटेशन हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो इसका मेल पार्ट था वो क्या होगा, स्टेराइल हो जाएगा इसकी वजह से। आप बोलोगे स्टेराइल मतलब बांझ होता है, तो स्टेराइल हो गया तो गड़बड़ बात है, नहीं, अच्छी बात है। इसलिए कि अगर स्टेराइल हो गया, ध्यान से समझिए, मेल और फीमेल, तो दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, फ्लावर फ्रूट सीड बनेंगे। लेकिन अगर इसको नहीं मिलना दिया जाए, ठीक ना, अगर ये स्टेराइल हो जाए तो क्या होगा, फ्लावर बन के रह जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर सीड बन गया तब यूज कर पाएंगे, नहीं बनेंगे। तो ये म्यूटेशन से फायदा होगा। अब समझते हैं न्यूज को क्या कहता। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एन अनयूजुअल म्यूटेशन in cabbage that can make it male sterile, leading to an abundant harvest of cabbage seeds. तो क्या कहता है कि जो म्यूटेशन हुआ है कैबेज में, तो इसके वजह से क्या होता है, मेल स्ट्राइल होगा। और जिसके कहता है कि इसके वजह से क्या करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है क्या कहते हैं, हाइब्रिड सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे। देखो हाइब्रिड सीड्स मतलब क्या होता है, टमाटर आप लोग देखे हैं हाइब्रिड वाला, खाए हो? यस सर। हाँ, खाए होंगे। उस टमाटर की खासियत क्या होती है, आप रखे रहो जल्दी खराब ही नहीं होगा। और जो आपका लोकल टमाटर होता है, देसी जिसको बोलते हो, वो देखना खराब हो जाएगा 2 से 3 दिन में, ठीक है ना। और हाइब्रिड में क्या होता है, उसमें सीड्स ही नहीं होता। अगर आप टमाटर को काटोगे ना, सीड नहीं होता उसमें, हाइब्रिड में। तो अगर इसमें सीड नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये ज्यादा दिन तक रहेगा, और उसको हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको उपजा पाएंगे। तो ये क्या है, म्यूटेशन यहाँ हमारे लिए अच्छा है। और जिस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, इस मतलब ऐसा जो प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस। क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस। अच्छा, ये हेट्रोसिस किसकी वजह से होता है, तो देखिए विच इज इनेबल्ड बाय द फाइन बैलेंस ऑफ द MSCD1 प्रोटीन्स लेवल। देखो ये प्रोटीन का याद रखिएगा, MSCD1। इस प्रोटीन के क्या होता है, बैलेंस की वजह से हेट्रोसिस होता है, जिसमें मेल म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने के बाद क्या होगा, मेल स्ट्राइल हो जाएगा।
मतलब सीड्स बनेगा नहीं, फ्रूट्स बनेंगे, सीड्स नहीं बनेंगे उसमें। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, इसको हार्वेस्ट करेंगे, मतलब यूज करेंगे। अब कहता है द म्यूटेशन इन्वॉल्व्स डिलीटिंग ए सिंगल बेस पेयर फ्रॉम द जीन ऑफ प्लांट्स। अब देखिए टेक्निकल टर्म दिया हुआ है, कहता है कि जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, टमाटो और राइस, याद रखिए। तो जो जीन होते हैं, जीन समझते होगे, तो जीनोम, जीनोम मतलब पूरा जीन को एक साथ कैलकुलेट कर दीजिए तो उसको बोलते हैं जीनोम, कोई भी बॉडी का। तब पूरे जीनोम में से, तो जीनोम क्या होता है, पेयर में होता है, जोड़ा में होता है। एक पेयर को क्या करिए, डिलीट कर दीजिए, तो म्यूटेशन हो जाएगा। और इस किस में कर सकते हैं, तो कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, टमाटो और राइस में। और इसके वजह से क्या होगा, जो यील्डिंग है, मतलब जो उपजाऊ है, कितना बढ़ जाएगा, 40% बढ़ जाएंगे। अच्छा, इस म्यूटेशन को हम लोग किसके द्वारा कर सकते हैं, तो एक टेक्निक है, उसका नाम है क्रिस्पर Cas9, उसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट में अपियर होइए। और टेस्ट में अपियर कैसे होइएगा, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन करिए, वहां पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद एनालिसिस होगी रात में, तो आप वहां पे देख सकते हैं एनालिसिस को भी, टेस्ट का एनालिसिस। चलिए ठीक है, कल मिलेंगे।